हेलो एवरीवन, दिस इज सीए रूपल जैन मेकिंग टैक्सेशन इजी फॉर यू। और आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं पीजीबीपी का पार्ट 3। पार्ट 3 डे है हमारा डे 20 और पार्ट 3 डे 20 एंड इट इज कंप्यूटेशन। पार्ट 3 डे 20 एंड चैप्टर का नाम है पीजीबीपी। सॉरी, ठीक है। तो दिस विल बी आ हेडिंग फॉर टुडे। उसके बाद आ जाते हैं अपन किस में, अपनी टेक्स्ट बुक में। और टेक्स्ट बुक में आज जो अपन टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है हमारा क्या, सेल ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक चालू होने वाला है वो क्या है, सेल ऑफ डेप्रिसिएबल एसेट। ठीक है, अब ध्यान से समझना कि कवि क्या कहना चाहते हैं। अभी तक अपन क्या कर रहे थे, अभी तक अपन डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना सीख रहे थे। ठीक है, कि एसएलएम मेथड हो गया, डब्ल्यूडीवी मेथड हो गया, तो उसमें से हम कैसे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। अब अगर मैं उस एसेट को बेच देती हूँ तो उसका इम्पैक्ट जो है वो क्या होगा, कैसे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा, कितना डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा। ठीक है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको डेप्रिसिएशन में सेल का ट्रीटमेंट जो है वो इनकम टैक्स में अलग है और कंपनीज एक्ट में अलग है। ठीक है, जिस साल में एसेट सेल होती है उस साल में उस एसेट पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता। ठीक है, तो इसीलिए जब भी आप देखोगे फॉर्मेट, तो फॉर्मेट में जैसे आप लोगों ने देखा, फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर फॉर्मेट, ये आपका फॉर्मेट है। अगर आप इस फॉर्मेट में देखोगे तो यहां पर आपका ओपनिंग वैल्यू है, कहां पर, यहां पर ओपनिंग वैल्यू है, यहां पर आपका परचेज है और यहां पर आपका सेल है। बीच में कहीं डेप्रिसिएशन आया है क्या, नहीं। उसके बाद जो बची हुई वैल्यू है ना, उस पर डेप्रिसिएशन लग रहा है। तो कोई एसेट अगर इस साल बिकने वाली है तो उस पर डेप्रिसिएशन माइनस नहीं होता है। ठीक है, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये आपको याद रखना है इनकम टैक्स के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे अपन आ जाएंगे सेल ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट। ठीक है, क्या बोलता है ये, डेप्रिसिएशन इज नॉट अलाउड ऑन एसेट इन द ईयर इट इज सोल्ड। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हाईलाइट भी करना है तो बिल्कुल अब अपने हाइलाइटर से हाईलाइट कर सकते हैं कि जिस साल में एसेट बिक रही है उस साल पे उस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता है। ठीक है, कैपिटल गेन और लॉस अराइजिंग ऑन सेल ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट। जब आप डेप्रिशिएबल एसेट को सेल करोगे तो या तो आपको क्या होगा, कैपिटल गेन होगा, या तो आपको क्या होगा, कैपिटल लॉस होगा। एंड इट विल ऑलवेज बी शॉर्ट टर्म, मतलब कि डेप्रिशिएबल एसेट का वापस से सुनना, एप्रिशिएबल एसेट का कैपिटल गेन और लॉस हमेशा शॉर्ट टर्म ही होता है, लॉन्ग टर्म नहीं होता है। बाकी आप पढ़ोगे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म क्या होता है, आगे जाके पढ़ोगे। बट आपको लाइन क्या याद रखनी है कि डेप्रिशिएबल एसेट को सेल करने पे अगर कैपिटल गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है तो वो हमेशा शॉर्ट टर्म ही होगा, लॉन्ग टर्म कभी भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट, कैपिटल गेन और लॉस, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस अंडर सेक्शन 50A। तो ये जो आपको होने वाला है वो किस में होगा, कौन से सेक्शन में होगा, सेक्शन 50A में होगा। तो दो लाइन है और दोनों लाइन को आपको हमेशा दिमाग में भर के रखना है, कभी नहीं भूलना है। तो क्या, पहली बात तो जिस साल में एसेट बिकती है उस साल पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता है। दूसरी बात क्या है कि डेप्रिसिएबल एसेट के केस में जो गेन होता है वो हमेशा क्या होता है, शॉर्ट टर्म ही होता है। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे क्या, सेल का केस, जिसमें अपन पढ़ेंगे क्या, उसके एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल में ना सर सबसे पहले क्या बोला गया, एग्जाम्पल में बोला गया है कि सेल ऑफ एसेट अंडर एसएलएम मेथड, कि मेरा जो एसेट सेल हो रहा है वो किस में हो रहा है, एसएलएम मेथड में हो रहा है, मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड में। ठीक है, तो पर्टिकुलर है, केस नंबर 1 है, केस नंबर 2 है और केस नंबर 3। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। एसएलएम मेथड में मेरे को क्या करना है, एसेट को सेल करना है। अब सेल वैल्यू ऑफ द एसेट पहले केस में है क्या, 500 रुपए, सेकेंड केस में है 900 रुपए और थर्ड केस में कितनी है, 1500 रुपए। तो 3 केसेस है, तीनों में अलग अलग सेल वैल्यू दी गई है। अब आपको पता है बेटा कि एसएलएम का केस है, मतलब ये क्या है, इंडिविजुअल एसेट मेथड का केस है। इंडिविजुअल एसेट
मेथड। तो यहाँ पे जो अपन डील कर रहे हैं ना, उसमें क्या सेल हो रहा है, एसेट सेल हो रही है, सिंगल एसेट सेल, सिंगल एसेट सेल। यहाँ पे हमेशा जितने भी केसेस डील होंगे वो सिंगल सिंगल एसेट के डील होंगे, कभी भी ग्रुप बना के या ब्लॉक बना के सेल जो है वो नहीं होता है। किसमें नहीं होता है, इंडिविजुअल एसेट मेथड में नहीं होता है। ठीक है, वो हो गया आपका। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या बोलते हैं आपको, WDV बिफोर डेप्रिसिएशन फॉर करंट ईयर। ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि जिस साल में मैं सेल करूंगी उस साल पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता है, तो इसलिए WDV बिफोर डेप्रिसिएशन फॉर करंट ईयर। तो पहले केस में WDV जो है ज्यादा है, मतलब मैंने 800 की चीज को 500 में बेच दिया, 800 की चीज थी 500 में बेच दिया, तो मेरे को 300 रुपए का क्या हो गया बेटा, लॉस हो गया। ठीक है, तो इस लॉस को मैं क्या ट्रीट करूंगी, टर्मिनल डेप्रिसिएशन ट्रीट करूंगी, और ये कहां पर जाएगा, तो ये जाएगा अंडर PGBP। ये क्या है, टर्मिनल डेप्रिसिएशन अंडर PGBP। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो वाला केस है, इसमें क्या है, सेल वैल्यू है 900 और है क्या 800, मतलब 800 की चीज को मैंने कितने में बेच दिया है, 900 में बेच दिया है, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे क्या हो जाएगा, मुझे हो जाएगा सर प्रॉफिट हो जाएगा। तो प्रॉफिट को मैं क्या ट्रीट करूंगी, इनकम। इनकम का नाम क्या है, इनकम का नाम है बैलेंसिंग चार्ज अंडर सेक्शन 42(1), 42(2). ये भी किसके अंदर ट्रीट होने वाला है सर, PGBP के अंदर ट्रीट होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी अपने दो केसेस देख लिए। टर्मिनल डेप्रिसिएशन, पहला जो केस है वो किसका है, टर्मिनल डेप्रिसिएशन। तो इंडिविजुअल एसेट मेथड में फॉर एग्जांपल आपको लॉस हो गया, तो लॉस को ट्रीट करना है टर्मिनल डेप्रिसिएशन अंडर PGBP। अगर इंडिविजुअल एसेट सिस्टम में आपको प्रॉफिट हो गया तो उसको ट्रीट करोगे बैलेंसिंग चार्ज अंडर PGBP, और PGBP में उसको इनकम ट्रीट करोगे। ठीक है, अब थर्ड वाला जो केस है, ठीक है, तो उसमें क्या है ना कि यहाँ पर 1500 रुपए जो है वो क्या है, आपकी सेल वैल्यू है, और आपने बेची कितने का सामान है, 800। तो 800 का सामान आपने 1500 में बेच दिया है। यहां पर ना ऊपर में आप लोग एक डेटा लिखना, परचेस प्राइस, परचेस प्राइस ऑफ एसेट इज इक्वल्स टू ₹1000। मतलब बंदे ने खरीदा कितने में था एसेट को, 1000 रुपए में, इसकी WDV हो गई 800 रुपए, 800 रुपए और 800 रुपए। तो यहां पर पहले केस में 800 रुपए का चीज को बेचा 500 में, 800 की चीज को बेचा 900 में, यहाँ पे 800 की चीज को बेच रहा है 1500। लेकिन मैं तो खरीदी 1000 में थी, बड़ा उसका रेट बढ़ गया है, तो अब भी कितने में रहा है, 1500 में बिक रहा है। तो यहां पर मेरे को प्रॉफिट कितना हुआ, 700 रुपए का प्रॉफिट हो गया। बट ये प्रॉफिट का ना दो भाग है, डिफरेंस अप टू कॉस्ट, मतलब कि जो ये 800 रुपए की चीज है मैंने ओरिजिनली कितने में खरीदी थी, 1000 रुपए में खरीदी थी, और एक्चुअल में मैंने बेची कितने में, 1500 रुपए में। तो मेरा जो डिफरेंस अप टू कॉस्ट है 800 से 1000 का प्रॉफिट में वो कितने का हुआ, मतलब 800 से 1000 के बीच में कितने का प्रॉफिट हुआ, 200 का। और 1000 से 1500 के बीच में कितने का प्रॉफिट हुआ, तो वहां पे हुआ मेरे को 500 रुपए का प्रॉफिट। ठीक है, तो डिफरेंस अप टू कॉस्ट 200 रुपए कहां टैक्सेबल होगा, PGBP में, और डिफरेंस अबव कॉस्ट जो कि 500 रुपए का है वो कहां टैक्सेबल होगा, तो वो टैक्सेबल होगा सर कैपिटल गेन के अंदर। ठीक है, तो ये जो है वो आपका किसका एग्जाम्पल है, सेल ऑफ एसेट अंडर SLM मेथड। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपको SLM मेथड में प्रॉफिट होता है तो उसको आपको ट्रीट करना है बैलेंसिंग चार्ज एज एन इनकम इन PGBP। अगर आपको उसमें हो जाता है टर्मिनल डेप्रिसिएशन, मतलब लॉस हो जाता है, तो आपको ट्रीट करना है उसको टर्मिनल डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32 अंडर PGBP। और अगर फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आपको प्रॉफिट होता है और प्रॉफिट हो जाता है कॉस्ट से भी ऊपर का प्रॉफिट, तो डिफरेंस अप टू कॉस्ट वाला जो प्रॉफिट है वो आप लोगे PGBP में, और 500 मतलब कि कॉस्ट से ऊपर वाला जो प्रॉफिट होगा वो आप लोगे कैपिटल गेन। ठीक है, तो अगर आप इस मेथड में देखेंगे तो आपने एक चीज गौर की होगी कि 1000 रुपए तक का जो ट्रीटमेंट है वो PGBP के अंदर ही है, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो। 1000 के ऊपर का जो केस है वो कहाँ ट्रांसफर होता है, तो वो जो है वो कैपिटल गेन में ट्रांसफर होता है। 1000 रुपए तक का केस हम कहाँ डील करते हैं, PGBP में डील कर लेते हैं। आई होप आई एम क्लियर। दिस इज योर एग्जाम्पल अंडर सेल ऑफ एसेट अंडर SLM मेथड। आई होप आई एम क्लियर। फिर
जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, सेल ऑफ एसेट अंडर WDV मेथड। ठीक है, यहाँ पे सेल ऑफ एसेट हो रहा है, बट कौन से मेथड में हो रहा है, WDV मेथड में हो रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है दो केस लिया गया है, फुल ब्लॉक सोल्ड और पार्ट ब्लॉक सोल्ड। तो WDV मेथड में क्या होता है बेटा, ब्लॉक ऑफ एसेट सिस्टम फॉलो होता है, ब्लॉक ऑफ एसेट सोल्ड। यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक ब्लॉक बना है जिसके अंदर सेम क्लास प्लस सेम रेट की जो एसेट है उनको रखा गया। ठीक है, तो यहाँ पर एक ब्लॉक के अंदर मान लो 5-10 एसेट, कितनी भी एसेट जो है वो हो सकती है, बट उनका जो क्लास है वो क्या है, सेम है। क्लास कौन से होते हैं, 4 होते हैं आपका, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी और इंटेंजिबल एसेट। ठीक है, और रेट आप लोगों को पता है जो उसके अंदर दिया होता है, तो उसको जो है वो साथ में रखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, होल ब्लॉक सोल्ड, पूरा का पूरा ब्लॉक उठा के बेच दिया, या फिर पार्ट ब्लॉक सोल्ड कि ब्लॉक की कुछ एसेट बेची गई है। ठीक है, तो अगर पूरा का पूरा ब्लॉक सोल्ड हो जाता है तो आपने एक चीज पढ़ी थी कि डेप्रिसिएशन जो है, नॉर्मल डेप्रिसिएशन जो है वो नहीं मिलेगा। क्यों, बिकॉज कंडीशन कंडीशन टू क्लेम नॉर्मल डेप्रिसिएशन, कंडीशन टू क्लेम नॉर्मल डेप्रिसिएशन, पहला जो है, ठीक है, कंडीशन टू क्लेम नॉर्मल डेप्रिसिएशन, सबसे पहला आपका क्या है, सबसे पहला आपका आएगा कंडीशन टू क्लेम नॉर्मल डेप्रिसिएशन, ब्लॉक शुड हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस ऑफ एसेट, कि भाई ब्लॉक में फिजिकली भी एसेट एग्जिस्ट करनी चाहिए। और दूसरा क्या है, ब्लॉक शुड हैव सम वैल्यू, कि ब्लॉक में एटलीस्ट वैल्यू तो एग्जिस्ट करनी ही चाहिए। ठीक है, तो यहां पर हो गया आपका सेल ऑफ एसेट अंडर WDV मेथड, कि सेल ऑफ एसेट करो किसके अंदर करो, WDV मेथड के अंदर करो। ठीक है, अब पर्टिकुलर्स, होल ब्लॉक सोल्ड और पार्ट ब्लॉक सोल्ड। तो होल ब्लॉक सोल्ड मतलब पूरा का पूरा ब्लॉक बिक चुका है, मतलब क्या, ब्लॉक में कोई एसेट एग्जिस्ट करती है तो नहीं, ब्लॉक में कोई एसेट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती, फिजिकल एग्जिस्टेंस ऑफ एसेट नहीं है। तो क्या यहाँ पर जब पूरा का पूरा ब्लॉक बिक जाएगा तो डेप्रिसिएशन मिल सकता है क्या, नहीं मिल सकता। तो क्या बोलता है कि सेल वैल्यू क्या है हमारी, 15 लाख और 10 लाख, पहले केस में 15 लाख, दूसरे केस में है 10 लाख। ओपनिंग WDV ऑफ द ब्लॉक कितना है, 12 लाख। तो जब मैं 12 लाख की चीज को 15 में बेच रही हूँ तो मेरे को क्या हो जाएगा, 3 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा। और जो प्रॉफिट जो है वो क्या होगा बेटा, कैपिटल गेन। आपको PGBP में नहीं ले जाना है, आपको कहाँ ले जाना है, कैपिटल गेन में ले जाना है। ठीक है, उसके बाद अब मान लो मैंने 12 लाख की चीज को कितने में बेच दिया, 10 लाख में बेच दिया, तो मेरे को क्या हो जाएगा, लॉस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैपिटल लॉस। ठीक है, तो WDV मेथड में आपको PGBP में इनकम ट्रीट नहीं करनी होती, वो कैपिटल गेन और कैपिटल लॉस निकालना होता है। तो अगर मेरा पूरा ब्लॉक बिक रहा है तो उस केस में जो मेरा डिफरेंस है वो क्या होगा, कैपिटल गेन या फिर कैपिटल लॉस। हमेशा यही दोनों आंसर होंगे। लेकिन अगर मेरा पार्ट ऑफ द ब्लॉक सेल हो रहा है, मतलब मेरे ब्लॉक में अभी भी कुछ एसेट एग्जिस्ट करती है और मेरे ब्लॉक में अगर वैल्यू भी है, तो मैं बिल्कुल क्या क्लेम कर सकती हूँ, नॉर्मल डेप्रिसिएशन जो है वो क्लेम कर सकती हूँ। ठीक है, तो क्या बोलता है ये, सेल वैल्यू कितनी है, 15 लाख, और यहाँ पर कितनी है, 12 लाख। WDV है 12 लाख, 12 लाख। तो अगर मैं 12 लाख की चीज को 15 लाख में बेचूंगी तो मेरे को क्या हो जाएगा, 3 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा, मतलब ये कैपिटल गेन हो जाएगा। अब अगर मैं 12 लाख की चीज को 14 लाख में बेचूंगी, इसको 14 लाख करना, ठीक है, कि 12 लाख की चीज को क्या बेचूंगी, किसमें बेचूंगी, 14 लाख में बेचूंगी। तो उस केस में क्या कर, 2 लाख का मेरे को क्या, 1 मिनट,
नहीं सॉरी, 12 लाख की चीज को 10 लाख में बेचूंगी। तो 10 लाख में बेची तो 12 लाख की चीज को 10 लाख में बेचूंगी तो 2 लाख का क्या हो गया बेटा, लॉस हो गया। और इस लॉस हुआ मतलब मैं कम में बेची हूँ, बट मेरे पास तो ब्लॉक में वैल्यू भी है, ब्लॉक में वैल्यू भी है, और ब्लॉक में क्या है, फिजिकल एग्जिस्टेंस भी है। तो मुझे इस 2 लाख पे क्या देना है, तो मुझे इस 2 लाख पे डेप्रिसिएशन क्लेम करना है। मतलब जैसा ब्लॉक कंटिन्यू होते जाएगा वैसे चलता रहेगा। यहाँ पर आपको कैपिटल गेन या लॉस में नहीं जाए। तो यहाँ पर जो है वो केस जो है वो कैपिटल गेन और लॉस में नहीं ट्रांसफर होगा। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है क्योंकि ब्लॉक जो है वो पार्ट ब्लॉक सोल्ड है, मतलब ब्लॉक में फिजिकल एग्जिस्टेंस ऑफ एसेट है। दूसरा, ब्लॉक शुड हैव सम वैल्यू। तो मैं ब्लॉक में 10, मैंने 12 लाख की चीज तो मैं 10 लाख में बेची, तो मेरे पास 2 लाख रुपए अभी भी बचा हुआ है डब्ल्यू का। तो इसीलिए उसमें अपन क्या क्लेम करेंगे, डेप्रिसिएशन क्लेम करेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट वाले केस में क्या बचा, क्या नहीं बचा था, पहली बात तो ब्लॉक ही नहीं बचा था। यहाँ पर भी क्या है, ब्लॉक नहीं बचा है। तो जब ब्लॉक नहीं बचा है तो क्या डेप्रिसिएशन मिल सकता है, नहीं मिल सकता। तो ऐसे भी जो केस है वो कहाँ ट्रांसफर होगा, कैपिटल गेन में ट्रांसफर होगा। बट ये वाले केस में क्या ब्लॉक बचा हुआ है, लेकिन क्या ब्लॉक में वैल्यू है, नहीं, क्योंकि 12 में से 15 माइनस कर दूंगा 3 लाख तो पॉजिटिव में आ गया ना। तो ब्लॉक में वैल्यू नहीं बची है, तो यह जो हो गया वो क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। यहाँ पर ब्लॉक में वैल्यू भी है और यहाँ पर ब्लॉक में क्या है, क्या बोलते हैं, एसेट भी है। इसलिए यहाँ पर जो है वो कहाँ केस ट्रीट हो रहा है, डेप्रिसिएशन में ट्रीट हो रहा है। अब अब अपन क्या करेंगे, इसके क्वेश्चंस डील करेंगे। तो आ जाते हैं अपन टेक्स्ट बुक के अंदर। टेक्स्ट बुक आईएफएच क्वेश्चन बैंक में आ जाते हैं। तो क्वेश्चन बैंक, हाँ, इलस्ट्रेशन नंबर 15 क्या बोलता है, ये बोलता है कि WDV ऑफ द ब्लॉक एज ऑन 1 अप्रैल 2025 इस कितना है, 15 लाख। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है, 15%। अब एसेट फॉलिंग विद इन द ब्लॉक वॉज परचेज ड्यूरिंग द ईयर वॉज हाउ मच, 5 लाख। सेल ऑफ एंटायर ब्लॉक कितना है, 8,80,000। डिटरमाइन द टैक्स कंसिक्वेंसेस। ठीक है। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे आंसर। इलस्ट्रेशन नंबर क्या है आपका, 15। पेज नंबर है आपका, इलस्ट्रेशन नंबर 15 पेज नंबर 40। द टैक्स consequence is as follows। क्वेश्चन में ये पूछा ना, व्हाट विल बी द टैक्स कॉन्सिक्वेंस, द टैक्स कॉन्सिक्वेंस विल बी एज फॉलोज। ठीक है। इसको अपन ये भी कर सकते हैं, पर्टिकुलर्स नोट अमाउंट, ओपनिंग WDV, ओपनिंग WDV ऑफ ब्लॉक कितनी दी हुई क्वेश्चन में, बहुत इजी क्वेश्चन है। ओपनिंग WDV ऑफ द ब्लॉक दिया गई है प्रश्न में 15 लाख रुपए, प्लस एसेट acquired during the year, during the year
इज इक्वल्स टू हाउ मच, तो एसेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर है आपका 5 लाख माइनस सेल ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, सेल हुआ एसेट, यस सेल ऑफ एंटायर ब्लॉक बोल रहा है, 8,80,000 में पूरा ब्लॉक जो है वो बिक चुका है। तो 20 लाख की चीज अगर 8,80,000 में बिक चुकी है, हाँ 20 लाख की चीज और बेची कितने में, 8,80,000 में, तो यहाँ पे मेरे को लॉस हो गया। तो 20 लाख माइनस 8,80,000 इज इक्वल टू 11,20,000, और 11,20,000 जो है वो मेरा क्या है, कैपिटल लॉस। क्योंकि जब मैं कैपिटल गेन लूंगी तो मैं एफवीओसी कितना लूंगी, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, एक मिनट ओपनिंग, हाँ फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लूंगी 8,80,000, माइनस करूंगी मैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो वो मेरा कितना होगा 20 लाख। तो अल्टीमेटली मुझे क्या हो गया, लॉस हो गया, और विच इज कैपिटल लॉस कितना हो गया आपका, 11,20,000। चाहे आप ऐसे लिखे चाहे वैसे लिखे, मतलब तो एक ही, आपका फाइनल आंसर क्या आएगा, लॉस आएगा, वो भी 11,20,000, 11,20,000। ठीक है, नाउ कम टू योर नेक्स्ट इलस्ट्रेशन विच इज 16। क्या बोलता है ये, मिस्टर प्रकाश हैज द फॉलोइंग एसेट एलिजिबल फॉर डेप्रिसिएशन एट 15% ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू बेसिस। 1/4/2022, करंट ईयर में नहीं ना, 1/4/2022 में WDV ऑफ प्लांट एक्स एंड प्लांट वाई वॉज 2 लाख। ऑन 10/12/2025 करंट ईयर में एसेट एक्वायर्ड न्यू प्लांट एंड मशीनरी जेड फॉर हाउ मच, 2 लाख रुपीज। और 22 जनवरी 2026 सोल्ड वाई फॉर रुपीज हाउ मच, 4 लाख। एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन कनेक्शन विद ट्रांसफर वॉज हाउ मच, 10,000। कंप्यूट एलिजिबल डेप्रिसिएशन क्लेम चार्जेबल और कैपिटल गेन इफ एनी, मतलब कैपिटल गेन लगेगा कि डेप्रिसिएशन लगेगा, आपको वो कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट करने के लिए मेरे को क्या चाहिए, स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए, बट ये तो क्या है एंडिंग, मतलब ये 2022 का है, तो मेरे को क्या आपका निकालना पड़ेगा 2025 का। तो मेरे को इसका जो है WDV लेके आज की जो ओपनिंग WDV है पहले वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है, सबसे पहले मैं लूंगी इलस्ट्रेशन नंबर, अब इलस्ट्रेशन नंबर 16, ये यहाँ पे क्या निकालना है, एलिजिबल डेप्रिसिएशन कंप्यूटेशन ऑफ, तो अपन स्टार्ट करेंगे और लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ एलिजिबल डेप्रिसिएशन, कंप्यूटेशन ऑफ एलिजिबल डेप्रिसिएशन फॉर असेसमेंट और कैपिटल गेन चार्जेबल और कैपिटल गेन और लॉस चार्जेबल अंडर इनकम टैक्स। नेक्स्ट क्या है, पर्टिकुलर्स नोट और अमाउंट। ओपनिंग WDV एज ऑन 1/4/2025 प्लस एसेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर फॉर लेस देन 180 days माइनस सेल ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका WDV फॉर डेप्रिसिएशन या कैपिटल गेन, जो भी देखते हैं। ठीक है, तो जो 10/12 को एसेट, जो 10/12 को जो एसेट प्लांट जेड एक्वायर किया था उसकी वैल्यू कितनी है, 2 लाख, तो 2 लाख रुपए यहाँ ले लेंगे। और सेल जो है वो कितना हुआ है, 4 लाख में, तो यहाँ पर 4 लाख
ले लेंगे। अब यहाँ पर ये इसमें क्या आएगा, वर्किंग नोट नंबर 1। अभी अपन नीचे बनाएंगे क्या, वर्किंग नोट नंबर 1, दैट इज WDV फॉर प्लांट X एंड प्लांट Y, मतलब ब्लॉक के अंदर दो ही है, X और Y, ठीक है। अब यहां पर क्या है, ओपनिंग WDV, ओपनिंग WDV एज ऑन 1/4/22 2 लाख, ठीक है, माइनस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 15% ऑन, नहीं, फॉर प्रीवियस ईयर, फॉर प्रीवियस ईयर 22-23। तो 2 लाख का 15% कितना होता है, इज इक्वल टू 30,000। तो यहाँ पर ले लेंगे अपन कितना, 30,000। WDV ऑन 31 मार्च 2023, 2,70,000 माइनस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 15% फॉर प्रीवियस ईयर 23-24, 2,70,000 इंटू 15%, 40, 1 मिनट, 2,70,000 इंटू 15%, 40,500, तो 2 लाख इंटू 15%, 30,000। अच्छा हाँ, ये 1,70,000 होगा, 1,70,000 माइनस 15%, 1,70,000 इंटू 15%, तो 25,500। तो यहाँ पे आ गया WDV ऑन 31 मार्च 2024, 1,44,500, 1,44,500, ठीक है। उसके बाद माइनस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 15% फॉर प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर कौन सा है बेटा आपका, 24-25, तो 24-25 वापस से 15%, तो इंटू 15% आ गया 21,675, 675 माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1,22,825, 1,22,825, दैट इज WDV ऑन 31 मार्च 2025 एंड सेम 1/4/2025। तो हमारा आ गया है 1,22,825, 1,22,825 प्लस 2 लाख माइनस 4 लाख, तो ये जो डिफरेंस आएगा वो तो क्या आ गया हमारा, अगर मैं 3,22,825 की चीज को 4 लाख में बेच दूंगी तो प्रॉफिट, कैपिटल गेन। तो कैपिटल गेन जो हमारा आ चुका है वो आएगा, और इसमें ट्रांसफर एक्सपेंसेस है वो भी माइनस होंगे। तो बेसिकली यहाँ पर सेल, और यहाँ पर सेल ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर माइनस, सॉरी ऐड होगा, मतलब ट्रांसफर एक्सपेंसेस सेल में से माइनस होंगे। तो यहाँ पे सेल ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 4 लाख माइनस 10,000, दैट इज व्हाट योर ट्रांसफर एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर आपका हो गया है 3,90,000, 3,90,000 माइनस दिस, तो मेरा आंसर आ जाएगा 67,175, ठीक है। तो मैं कैपिटल गेन आ जाएगा 67,175। सो दिस इज योर आंसर। कुछ नहीं है, सेल वाले क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, सेल वाले क्वेश्चन में से आपको यही देखना है कि आपका ओपनिंग WDV प्लस परचेज माइनस सेल करके जो डिफरेंस है वो क्या आ रहा है।
SLM मेथड है कि WDV मेथड है। अगर आप इस चीज को याद रखेंगे, ये वाली चीज को, ठीक है, कि होल ब्लॉक सेल हुआ है, पार्ट ब्लॉक सेल हुआ है, अगर होल ब्लॉक सेल हुआ वैसी बात है, जो रिजल्ट होगा वो हमेशा क्या होगा, या तो कैपिटल गेन होगा या तो कैपिटल लॉस होगा, ठीक है। और अगर आपको ये वाले फॉर्मेट में नहीं याद आता है तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप उसको कैपिटल गेन के फॉर्मेट से भी बना के कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट हमारे पास है एक क्वेश्चन जिसका नाम है इलस्ट्रेशन नंबर 17, हम उसको कैलकुलेट करने वाले हैं। क्या बोलता है इलस्ट्रेशन नंबर 17, बैलेंसिंग चार्ज एंड टर्मिनल डेप्रिसिएशन इन केस ऑफ पावर जनरेटिंग अंडरटेकिंग। तो मेरे को बैलेंसिंग चार्ज बताना है, मतलब SLM मेथड फॉलो कर रहा है ये। डिटरमाइन द टैक्स कंसिक्वेंसेज इन दी फॉलोइंग केसेस फॉर असेसमेंट 26-27। क्वेश्चन क्या निकालने बोल रहा है बेटा आपको, टैक्स कंसिक्वेंस। आपको डिटरमाइन करना है टैक्स कंसिक्वेंस इन फॉलोइंग केसेस फॉर असेसमेंट ईयर 26-27। Now, A. XYZ company and undertaking established in 2017। तो XYZ कंपनी जो है, जो कि अंडरटेकिंग है, जो कि स्टैब्लिश हुई थी कब बेटा, 2017 में, फॉर जनरेटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के पास ऑप्शन है कि वो SLM या WDV दोनों में से कुछ भी फॉलो कर सकती है। हैज ऑप्टेड फॉर SLM मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। द WDV ऑफ द मशीनरी एज ऑन 1/4/2025 इज 6,60,000 एंड दी मशीनरी इज सोल्ड फॉर ₹4,60,000 ऑन 1 मई 2025, ठीक है। तो एक्चुअल में मशीन का वैल्यू कितना है, 6,60,000, बेचा कितना गया, 4,60,000 में। तो अगर मैं 6,60,000 की चीज को 4,60,000 में बेच रही हूँ तो मेरे को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। लेकिन जब SLM मेथड में लॉस होता है तो उसको अपन लॉस नहीं बोलते, उसके लिए टर्म दिया गया है जिसका नाम क्या है, टर्मिनल डेप्रिसिएशन। टर्मिनल डेप्रिसिएशन अंडर PGBP ओनली, और जिसकी वैल्यू कितनी होगी, 660 माइनस 460, 2 लाख रुपए। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2 लाख रुपए का लॉस, ठीक है। उसके बाद ABC कंपनी अ पावर जनरेटिंग यूनिट ऑप्टेड फॉर SLM मेथड एंड हैज परचेज मशीनरी ऑन 1 मई 2025 फॉर ₹10 लाख, ठीक है। इस साल उसने मशीनरी परचेज की है जिसकी वैल्यू कितनी है बेटा, 10 लाख, विच इज डिस्ट्रॉयड बाय फायर ऑन 15 अक्टूबर 2025। इंश्योरेंस क्लेम ऑफ 8,80,000 इज रिसीव्ड ऑन 31 जनवरी 2026। तो अगेन हमको क्या हो रहा है बेटा, टर्मिनल डेप्रिसिएशन। टर्मिनल डेप्रिसिएशन, ठीक है, कितने का हो गया, तो 8,80,000 का मिला है, मतलब 1,20,000। तो 1,20,000 का क्या होगा, टर्मिनल डेप्रिसिएशन, जो कि किसके अंदर चार्ज होगा, PGBP के अंदर चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो कभी भी SLM में लॉस होगा तब उसको क्या ट्रीट करोगे, टर्मिनल डेप्रिसिएशन की तरह ट्रीट करोगे। नाउ नेक्स्ट क्या बोलता है, एक्स अ कंपनी एंड अंडरटेकिंग स्टैब्लिश्ड इन 2020 फॉर जनरेशन ऑफ पावर, ठीक है। एक्स अ कंपनी जो कि 2020 में स्टैब्लिश हुई है जनरेशन ऑफ पावर के लिए, हैज ऑप्टेड फॉर SLM मेथड, किसके लिए ऑप्ट किया, SLM मेथड के लिए, of depreciation. The company purchased the machinery for ₹5 lakh. WDV of the machinery as on 1/4/2025 is 3,50,000. Machinery is sold for 7,65,000. ठीक, आप यहाँ देख रहे हो कि एक्चुअल में 3,50,000 उसकी क्या है बेटा, WDV है। कॉस्ट उसकी कितनी है, 5 लाख है, और बेचा कितना गया है, 7.65 लाख में। तो जो डिफरेंस अप टू कॉस्ट है कितना हो गया, 1.5 लाख, वो कहाँ जाएगा, PGBP में जाएगा एज टर्मिनल डेप्रिसिएशन। और डिफरेंस अबव कॉस्ट है वो किस में जाएगा, कैपिटल गेन में, 2.65 लाख जाएगा किसमें, कैपिटल गेन में। तो SLM मेथड के केस में केस कैपिटल गेन में कब जाता है, जब एसेट जो है वो सेल हो रही है अबव कॉस्ट, कॉस्ट के ऊपर सेल हो रहा है तो मामला जाएगा किसमें, कैपिटल गेन में। अगर कॉस्ट तक का सेल है तो मामला कहाँ जाएगा,
पीजीबीपी में, ठीक है। और दिस इज क्वेश्चन फॉर पावर जनरेटिंग यूनिट, और ये कोई ऐसा एग्जाम में इसमें कोई फॉर्मेटिंग या कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बस आपको जो है वो आंसर निकालना जो है वो क्या आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अब हमारे पास जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विच इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कॉल्ड एज व्हाट योर एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च, ठीक है। आ जाते हैं हमारी टेक्स्ट बुक के ऊपर, दैट इज व्हाट योर एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च। अब यहां पर क्या है ना बेटा, थोड़ा बैकग्राउंड समझने की कोशिश करना कि बैकग्राउंड जो है क्वेश्चन का क्या है। बैकग्राउंड ये है, सॉरी बैकग्राउंड जो है टॉपिक का क्या है, साइंटिफिक रिसर्च। यहाँ पर क्या है कि अगर कोई कंपनी एंगेज है साइंटिफिक रिसर्च में, ठीक है, वो कोई नई टेक्नोलॉजी ला रही है, वो कोई नई दवाई लेके आ रही है, कोई नया इनोवेशन लेके आ रही है, या कोई भी चीज अगर नई लेके आ रही है, तो फिर वो क्या करेंगे, वो अपने रिसर्च में खर्चा करेंगे, ठीक है। तो अगर कोई कंपनी साइंटिफिक रिसर्च में खर्चा करती है, दवाई की कंपनी हो सकती है, टेक्नोलॉजी कंपनी हो सकती है, इनोवेशन के लिए कोई कंपनी हो सकती है, कोई भी चीज जो कि साइंटिफिक रिसर्च में खर्चा कर रही है, केमिकल जनरेट करने के लिए, ड्रग्स वगैरह जनरेट करने के लिए, तो अगर आप साइंटिफिक रिसर्च में इन्वॉल्व हो, तो आप जो उसके लिए मशीन खरीदोगे ना, किसके लिए मशीन बेटा, साइंटिफिक रिसर्च करने के लिए जो एक्सपेंडिचर करोगे, मशीन खरीदोगे प्लस जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करोगे, उसकी जो आपको डिडक्शन मिल जाएगी वो भी कौन सी मिलेगी, 100%। रेवेन्यू की भी 100% और कैपिटल की भी 100%, डिपेंडिंग अपॉन दी प्रोविजन, ठीक है। तो वो ये बोलना चाह रहा है कि साइंटिफिक रिसर्च अगर कोई कंपनी करती है तो उसको डिडक्शन मिलेगी अंडर सेक्शन 35। तो साइंटिफिक रिसर्च का सेक्शन क्या है बेटा, साइंटिफिक रिसर्च का सेक्शन है सेक्शन 35, ठीक है। अब साइंटिफिक रिसर्च के अंदर दो पार्ट है, एक है हमारा पार्ट ए, दैट इज इन हाउस रिसर्च रिलेटेड टू बिजनेस, मतलब कि मेरा खुद का ही बिजनेस है और मैं खुद ही रिसर्च में अपना पैसा जो है एक जगह रिसर्च में डाल रही हूँ, तो एक जगह मेरा बिजनेस कंटिन्यू हो जा रहा है और मैंने एक रिसर्च यूनिट बना के रखा हुआ है जहां पर मैं अपनी रिसर्च जो है वो कंटिन्यू करवाती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, साइंटिफिक इन हाउस रिसर्च दैट इज योर रिलेटेड टू बिजनेस, आपके बिजनेस के अंदर ही जो है वो रिसर्च हो रहा है, इसको बोलेंगे हम पार्ट ए, ठीक है। उसके बाद नीचे बना हुआ है यहाँ पर पार्ट बी, पार्ट बी जो है वो क्या है, डोनेशन कंट्रीब्यूशन टू आउटसाइडर नॉट एप्लीकेबल फॉर 115 बीएससी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि पार्ट बी डोनेशन और कंट्रीब्यूशन टू आउटसाइडर, कि अगर आपको क्या है डोनेशन आ रहा है या कंट्रीब्यूशन आ रहा है किसको, आउटसाइडर्स का, मतलब कि आउटसाइडर्स को, सॉरी, जो कंपनी साइंटिफिक रिसर्च कर रही है आप उसको डोनेशन दे रहे हो साइंटिफिक रिसर्च करने के लिए, तो उसमें भी आपको रिडक्शन मिल जाएगी। लेकिन रिडक्शन तभी मिलेगी जब आप ऑप्शनल टैक्स रिजीम में हो, अगर आप डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में फॉल करते हो तो आपको रिडक्शन जो है वो नहीं मिलेगा। तो वो यही बोलता है कि रिडक्शन सिर्फ किस में मिलती है, ऑप्शनल टैक्स रिजीम में, ठीक है। तो इसके दो पार्ट है, पार्ट ए है इन हाउस रिसर्च और पार्ट बी है डोनेशन टू आउटसाइड, जहां पर मैं बाहर वालों को क्या दे रही हूँ, क्या बोलते हैं, डोनेशन दे रही हूँ, ठीक है। अब क्या बोलता है ये बोलता है रिसर्च स्टार्टेड आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, मतलब कि बिजनेस जो है वो पहले चालू हो गया और रिसर्च जो है वो बाद में चालू हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे पहले वाले में क्या है, रिसर्च आफ्टर बिजनेस, दूसरे वाले में क्या है, रिसर्च पहले चालू हो गया, तो फर्स्ट वाले में रिसर्च बाद में चालू हुआ है, ठीक है, बिजनेस चल रहा था, रिसर्च बाद में चालू हुआ है, और सेकंड वाले में जो है वो रिसर्च जो है वो पहले चालू हो गया, बिजनेस जो है वो बाद में चालू हुआ, ठीक है। तो पहले वाले में रिसर्च बाद में चालू हुआ है, सेकंड वाले में रिसर्च जो है वो पहले चालू, तो अगर रिसर्च स्टार्ट हुआ है आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, ठीक है, तो यहां पर अगर मेरा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कौन सा है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर अंडर सेक्शन 31(1)(1), सेक्शन आपको बहुत याद ध्यान रखनी है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट और इसमें नंबर आपको इसमें मिलेंगे, ठीक है। तो अगर मेरा जो रिसर्च है वो रिवेन्यू रिसर्च है 31(1)(1) के अंदर, तो मेरे को 100% रिडक्शन जो है वो मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, अगर मेरा क्या है कैपिटल एक्सपेंडिचर अंडर सेक्शन 35(1)(4), कि अगर मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर अंडर सेक्शन 35(1)(4), तो लैंड के केस में मेरे को कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी,
और अदर्स के केस में मेरे को 100% रिडक्शन मिल जाएगी। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में लैंड की रिडक्शन नहीं मिलती है और अदर्स की रिडक्शन जो है वो मिल जाती है। ठीक है, तो कम ऑन दोस्तों वापस से रिवाइज करते हैं। बोलते हैं कि अगर रिसर्च स्टार्टेड आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, रिसर्च स्टार्ट हुआ है आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, तो रेवेन्यू जो एक्सपेंडिचर है उसकी रिडक्शन मिलेगी अंडर सेक्शन 31(1)(1) 100% रिडक्शन मिल जाएगी। कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉल्स अंडर 35(1)(4), तो लैंड की नो रिडक्शन और अदर्स की जो है वो 100% रिडक्शन जो है वो मिल जाए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, रिसर्च स्टार्टेड बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ठीक है, कि बिजनेस चालू होता रहेगा, हम रिसर्च जो है पहले चालू कर दी, प्रोडक्ट बना के फिर बिजनेस जो है वो चालू करेंगे। तो यहाँ पर खर्चे की रिडक्शन मिलेगी, बट कितने साल पुराने खर्चे की मिलेगी? तो मैक्सिमम 3 ईयर्स, बस 3 साल पुराना जो आपका खर्चा है बस उसी की रिडक्शन मिलेगी, 3 साल से पहले वाला खर्चा जो है वो नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर रिसर्च स्टार्टेड बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, तो मैक्सिमम 3 साल पहले का जो खर्चा है वो मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर भी दो होता है, एक होता है रेवेन्यू, एक होता है कैपिटल। कैपिटल जो है वो सेम रहेगा, मतलब सेम मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर में लैंड की नो रिडक्शन और अदर्स में 100% रिडक्शन अंडर द सेम सेक्शन। ठीक है, 31(1)(4) की रिडक्शन देगा और लैंड की नहीं मिलेगी और अदर्स में मिल जाएगी आपको 100% रिडक्शन। ठीक है, पक्का तो नहीं रहा अपन। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अंडर सेक्शन 35(1)(1). ठीक है, तो यहां पर बोलता है कि सैलरी एक्सक्लूडिंग पर्क्स एंड रॉ मटेरियल की आपको 100% रिडक्शन, मतलब 3 साल पहले में भी पूरा रेवेन्यू नहीं मिल जाएगा, 3 साल पहले में भी आपको कंडीशन है कि आपको सिर्फ और सिर्फ 2 खर्चों की रिडक्शन मिलेगी। एक तो सैलरी की मिलेगी, उसमें भी परक्यूजिट जो है वो हट जाएंगे, सैलरी एक्सक्लूडिंग परक्यूजिट्स एंड रॉ मटेरियल जो का खर्चा लगा है बस उसकी मेरे को मिलेगी 100% रिडक्शन और अदर्स की मेरे को मिलेगी नो रिडक्शन। ठीक है, ऐसा क्यों बोल रही है सरकार? सरकार ये बोलना चाहती है कि एक तो तुम्हारा बिजनेस चालू नहीं हुआ है, तो उससे पहले तुम रिसर्च करो, तुम्हारा 2 खर्चा ही जेन्युइन है, उसके अलावा तुम बाकी खर्चे क्लेम करोगे तो वो नॉट सो जेन्युइन है, वो सिर्फ तुम जबरदस्ती दिखाने के लिए क्लेम कर रहे हो। इसीलिए सरकार बोलती है कि रिसर्च करने में भाई चलो ठीक है, असिस्टेंट होंगे तो उनको सैलरी दे रहे हो, रॉ मटेरियल का खर्चा लग रहा है और किस चीज का खर्चा उनको नहीं लगता, टेक्नोलॉजी, रेंट वेंट वो सब फालतू बेकार की बातें। आपको सिर्फ और सिर्फ 2 खर्चों की रिडक्शन मिलेगी, बाकी जो है अदर्स की नो रिडक्शन में आ जाएगा। ठीक है, तो पार्ट ए आपका इन हाउस रिसर्च रिलेटेड टू बिजनेस, तो यहाँ पर रिसर्च स्टार्टेड आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस और सेकेंड वाले में बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। अगर आपका आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस है तो रिवेन्यू वाले की 31(1)(1) में 100% रिडक्शन और कैपिटल में 35(1)(4) में लैंड में मिलेगी आपको नो रिडक्शन और अदर में मिलेगा आपको 100% रिडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट, रिसर्च स्टार्टेड बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, तो मैक्सिमम 3 इयर्स बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, कैपिटल का सेम रहेगा और रेवेन्यू में सिर्फ 2 खर्चों की मिलेगी, सैलरी एक्सक्लूडिंग पर्क और आपका रॉ मटेरियल, इसमें भी 35(1)(1) में बाकी जो रिडक्शन आप नहीं मिलने वाली है। ठीक है, उसके बाद पार्ट ए के अंदर एक सेक्शन और आती है जिसका नाम क्या है, 35(2)(ab). ये एक सेक्शन है जो एडिशनल ऐड की गई है। क्या बोलती है सेक्शन, कि कंपनी एंगेज्ड इन द बायोटेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग, कि अगर कोई कंपनी एंगेज्ड है इन व्हाट, बायोटेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में। ठीक है, तो अगर कंपनी एंगेज्ड है बायोटेक्नोलॉजी बिजनेस में या फिर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में और 100% अलाउड ऑन एक्सपेंस ऑफ इन हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, 100% रिडक्शन अलाउ हो जाएगा इन हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, जो कि क्या है बेटा, अप्रूव्ड है, मतलब आपका जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो क्या है, अप्रूव्ड है। तो यहाँ पर कंडीशन में बोलता है कंपनी जो कि बायोटेक्नोलॉजी बिजनेस में या फिर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में, तो 100% रिडक्शन लागू हो जाएगी ऑन इन हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो कि अप्रूव्ड है। तो उसमें भी लैंड के केस में आपको मिलेगी नो रिडक्शन, बिल्डिंग के केस में आपको 35(1)(4) मतलब ऊपर वाला जो है उसमें रिडक्शन मिलेगी और जो अदर एक्सपेंस है उसकी रिडक्शन आपको मिल जाएगी 100% अंडर सेक्शन 35(2)(ab). ठीक है,
तो 35(2)(ab) में सिर्फ और सिर्फ बेटा रिवेन्यू खर्चों की मिल रही, रिवेन्यू भी मिल रही है, अदर कैपिटल लैंड बिल्डिंग को छोड़ के जो अदर कैपिटल एक्सपेंस है उसकी, तो अदर एक्सपेंस की रिडक्शन आपको मिलेगी 35(2)(ab) में। और ये भी जो है वो किसके अंदर आता है, पार्ट ए के अंदर ही आता है, एक और सेक्शन है जिसका नाम है 35(2)(ab). अगर आप बायोटेक्नोलॉजी बिजनेस में या फिर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में एंगेज हो तो आपको लैंड में नहीं मिलेगा, बिल्डिंग में 35(1)(4) में ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर डिसअलाउ करता है और यहाँ पर आपको 100% रिडक्शन मिलेगी अदर खर्चों की। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्या, पार्ट बी। पार्ट बी जो है वो क्या बोलता है, पार्ट बी बोलता है डोनेशन और कंट्रीब्यूशन टू आउटसाइडर नॉट एप्लीकेबल फॉर 115 बेसिक। कि अगर मैं खुद के बिजनेस में रिसर्च नहीं कर रही हूँ, खुद के बिजनेस में मैं डोनेशन नहीं दे रही हूँ, मैं बाहर दूसरे जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको दे रही हूँ, उनको सपोर्ट करना चाहती हूँ, तो अगर मैं डोनेशन दे रही हूँ टू अप्रूव्ड एसोसिएशन, रिसर्च एसोसिएशन, इंस्टीट्यूट, कॉलेज और यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पर इसका शॉर्ट फॉर्म है RICU। ठीक है, रिसर्च एसोसिएशन, इंस्टीट्यूट, कॉलेज और यूनिवर्सिटी। तो अगर कोई अप्रूव्ड रिसर्च एसोसिएशन है, इंस्टीट्यूट है, कॉलेज, यूनिवर्सिटी है और वो साइंटिफिक रिसर्च में है तो रिडक्शन मिलेगा 35(1)(2) में 100% रिडक्शन, और अगर सोशल और स्टैटिस्टिकल रिसर्च है तो 35(1)(3) में भी 100% रिडक्शन जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT या फिर नेशनल लेबोरेटरी को आप दे सकते हो अंडर सेक्शन 35(2)(a) फॉर साइंटिफिक रिसर्च। ठीक है, और यहाँ पर भी 100% रिडक्शन जो है वो मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट टू अप्रूव्ड इंडियन कंपनी एंगेज्ड इन रिसर्च और डेवलपमेंट, तो वहां पर रिडक्शन मिलेगी फॉर साइंटिफिक रिसर्च अंडर सेक्शन 35(1)(2)(a) और यहाँ पर भी आपको 100% रिडक्शन जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, दिस इज व्हाट डोनेशन फॉर आउटसाइडर स्टैंड्स फॉर। सबसे पहला आपका है RICU, R मतलब रिसर्च एसोसिएशन, I मतलब इंस्टीट्यूट, C मतलब कॉलेज, U मतलब यूनिवर्सिटी। साइंटिफिक रिसर्च 35(1)(2) 100% रिडक्शन, सोशल और स्टैटिस्टिकल रिसर्च में भी 35(1)(3) 100% रिडक्शन, फिर टू IIT और नेशनल लेबोरेटरी अंडर सेक्शन 35(2)(a) 100% रिडक्शन, और टू अप्रूव्ड इंडियन कंपनी एंगेज्ड इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर साइंटिफिक रिसर्च 35(1)(2)(a) 100% रिडक्शन जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर। ओके, तो ये आपका साइंटिफिक रिसर्च जो है वो डोनेशन की रिडक्शन के बारे में बात करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक तो नॉर्मल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तो अकाउंट्स के हिसाब से भी मिल जाती है। खास बात यहाँ पर यह है कि आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर की रिडक्शन मिल रही है, क्योंकि कैपिटल का नहीं मिलता हर जगह, तो कैपिटल खर्चों की भी आपको 100% रिडक्शन मिल रही है इन दी फर्स्ट ईयर। तो आपने क्या किया, पहले साइंटिफिक रिसर्च के लिए एसेट ले आए, फिर उसको नॉर्मल बिजनेस में ट्रांसफर कर दिया और 100% रिडक्शन जो है पहले ही क्लेम कर ली, तो ये तो गलत हो गया ना। सरकार का मोटिव पूरा हुआ क्या, नहीं, सरकार का मोटिव पूरा नहीं हुआ। तो सरकार का मोटिव पूरा नहीं हुआ तो क्या सरकार तुम्हारा मोटिव पूरा होने देगी, नहीं देगी, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर तुम उनके टाइम के पहले ही सेल कर दोगे तो कुछ ना कुछ तो कंसिक्वेंसेस होंगे। क्या कंसिक्वेंसेस है ये देख लेते हैं। अब क्या बोलता है, सेल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एसेट, कि भाई तुम बोल के लाए थे साइंटिफिक रिसर्च को, अब तुम क्या कर रहे हो, उसको बेच रहे हो। तो सेल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एसेट क्या बोलता है, सेल विदाउट यूज इन अदर बिजनेस, आपने साइंटिफिक रिसर्च के लिए लाया और साइंटिफिक रिसर्च के बाद ही सेल कर दिया, आपने दूसरे बिजनेस में ट्रांसफर नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पर बोल रहा है टैक्सेबल अंडर PGBP, कितना टैक्सेबल होगा, सेल प्राइस और डिडक्शन क्लेम अंडर सेक्शन 35 AD विच एवर इज लोअर, सेल प्राइस और 35 AD के रिडक्शन दोनों में से जो भी कम है, मतलब अल्टीमेटली जितना पैसा तुम्हारे जेब में जा रहा है, जितना फायदा तुम्हारे जेब में जा रहा है, दोनों में से जो भी कम है उतना चार्जेबल हो जाएगा। बट इफ द एसेट इज सोल्ड अबव कॉस्ट, तुमने भाई एसेट खरीदी थी 10 लाख की, बेच दी उसको 15 लाख में, ठीक है, और 10 लाख का रिडक्शन ऑलरेडी ले चुके हो, तो द डिफरेंस पोर्शन ऑफ प्रॉफिट विल बी टैक्सेबल अंडर कैपिटल गेन। ठीक है,
कि कॉस्ट से जो ऊपर का प्रॉफिट है वो कहाँ टैक्सेबल होगा, कैपिटल गेन में टैक्सेबल होगा। तो डिफरेंस कितना है, सेल वैल्यू माइनस कॉस्ट, नॉट WDV। ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सेल वैल्यू माइनस जो कॉस्ट है वो आपको कहाँ टैक्सेबल होगा, तो वो कैपिटल गेन के अंदर जो है बेटा वो टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पीजीबीपी में तो ऑलवेज जाएगा, लेकिन अगर आपका सेल जो है वो अबव कॉस्ट हुआ है तो फिर कैपिटल गेन में भी ट्रीटमेंट आएगा, और अगर सेल अबव कॉस्ट नहीं हुआ है, बिलो कॉस्ट सेल हुआ है, तो फिर कैपिटल गेन में ट्रीटमेंट नहीं। ठीक है, तो कैपिटल गेन में ट्रीटमेंट तभी आएगा जब सेल अबव कॉस्ट है, अदरवाइज जो सेल है वो कहाँ जाएगा, पीजीबीपी में ही जाएगा। ठीक है, और इस टॉपिक को आपको ट्रीट करना है क्या, इंपॉर्टेंट, कि सेल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च का एसेट डिफरेंस आपको याद रहना चाहिए। फिर सेल आफ्टर यूज इन अदर बिजनेस, तो पहले तुमने साइंटिफिक रिसर्च में यूज किया, फिर नॉर्मल बिजनेस में उसको ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, तो आप ऐड करोगे ब्लॉक ऑफ एसेट में, बट एक्चुअल कॉस्ट क्या लोगे, नील, क्योंकि हम लोग ब्लॉक ऑफ एसेट में ऐड क्यों करते हैं, डेप्रिसिएशन के लिए ऐड करते हैं, बट ऑलरेडी एक बार तो 100% रिडक्शन चूज चुके हो ना, 35 सेक्शन 35 साइंटिफिक रिसर्च, तो क्या वापस से तुमको ब्लॉक में ऐड करने की कोई वैल्यू मिलेगी कि डेप्रिसिएशन ले लो इसमें, नहीं, इसलिए बोलता है कि एक्चुअल कॉस्ट नील लेके आप ब्लॉक में ऐड कर दो, एंड देन आफ्टर ट्रीट दिस एज नॉर्मल सेल अंडर पीजीबीपी, जैसे फुल और पार्ट ब्लॉक सेल, BL, फुल ब्लॉक और पार्ट ब्लॉक BLOC के ब्लॉक सेल, फुल ब्लॉक और पार्ट ब्लॉक सेल जो है वो वाला आपको ट्रीट करना। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ध्यान से पढ़ना है। सेल विदाउट यूज इन अदर बिजनेस, सेल आफ्टर यूज इन अदर बिजनेस। अगर विदाउट यूज इन अदर बिजनेस है तो उस केस में टैक्सेबल अंडर पीजीबीपी, और यहाँ पर आपका अगर सोल्ड अबव कॉस्ट है तो डिफरेंस जो है वो कैपिटल गेन में जाएगा। सेल आफ्टर यूज इन अदर बिजनेस है तो ऐड टू ब्लॉक करना है। ठीक है, ऐड टू ब्लॉक ऑफ एसेट में आपको ऐड करना है, एक्चुअल कॉस्ट क्या लेना है, नील लेना है, और उसके बाद उसको फुल ब्लॉक और पार्ट ब्लॉक जैसा जो सेल है वो वाला ट्रीटमेंट देना है। आई होप आई एम क्लियर। Reduction shall not be denied if approval has been withdrawn after payment of sum। क्या डिडक्शन डिनाई होगी, नहीं, तो डिडक्शन shall not be denied if approval has been withdrawn after payment of sum। डिडक्शन डिनाई नहीं होगी, ठीक है, अगर अप्रूवल विड्रॉ भी हो गया आफ्टर पेमेंट ऑफ व्हाट बेटा, सम, की सम पेमेंट करने के बाद भी, अगर फॉर एग्जांपल मान लो कि तुमने कोई साइंटिफिक रिसर्च वाली जगह में डोनेशन दे दिया, अब बाद में वो डोनेशन निकला, बाद में वो जो ऑर्गेनाइजेशन था उसने कोई फ्रॉड कर दिया और उसकी डिडक्शन विड्रॉ हो गई, तो क्या तुम्हारी डिडक्शन 35 से विड्रॉ होगी, नहीं, सामने वाला डिफॉल्टर निकला, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तो इसलिए एक बार तुमको डिडक्शन एलिजिबल हो गई तो हो गए। नो डेप्रिसिएशन अलाउड, अगर डिडक्शन 35 में क्लेम करो तो कोई आपको क्या बोलते हैं डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। और यहाँ का जो आपका अनएब्जॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर है, मतलब आपको सेक्शन 35 रिडक्शन मिली और आपको लॉस हो गया, तो आपका जो ये अनएब्जॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको सेम ट्रीट किया जाएगा एज अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन फॉर सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। तो इसे सेम ट्रीट किया जाएगा, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, अगर मैं अनएब्जॉर्ब कैपिटल एक्सपेंडिचर को अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन ट्रीट कर रही हूँ तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, पहली बात तो उसको क्या होगा, अनलिमिटेड ईयर्स तक आप क्या कर सकते हो, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, क्योंकि अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को भी आप अनलिमिटेड ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। प्लस सेट ऑफ विथ एनी हेड इन एनी ईयर, विथ एनी हेड इन एनी ईयर, कि भाई कोई भी साल में किसी से भी आप सेट ऑफ कर सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। प्लस लास्ट सेट ऑफ प्रेफरेंस, कि आपको जो सेट ऑफ का प्रेफरेंस इसको देना है वो लास्ट में देना है। सबसे पहले मैं करेंट ईयर का डेप्रिसिएशन माइनस करती हूँ, फिर मैं ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस माइनस करती हूँ, और फिर मैं क्या माइनस करती हूँ, तो फिर मैं जो है वो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन जो है वो माइनस करती। ठीक है, तो दिस इज माय सेक्शन नंबर 35, और सेक्शन नंबर 35 का जो है वो क्या है, सेल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च है। अगर आप चाहें तो एक बार इसको वापस से रिवाइज कर सकते हैं। The most important
थिंग इन द सेक्शन इज टू लर्न सेक्शन, ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में हर जगह तो 100% ही है, तो आप कभी उसमें 50% 20% में कंफ्यूज तो नहीं होने वाले हो, ठीक है। तो आपको हमेशा क्या याद रखना है, तो आपको हमेशा इसके सेक्शंस जो है वो याद रखना है। नाउ कम टू दी क्वेश्चन। मिस्टर illustration number 18. Mr. Praveen Kumar has furnished the following particular during the payment made towards the scientific research for the year ended 31 March 2026, ठीक है। अब फर्स्ट पेमेंट मेड टू की रिसर्च लिमिटेड, तो रिसर्च लिमिटेड को के रिसर्च लिमिटेड को हमने पेमेंट किया, फिर डोनेशन टू आउटसाइडर है और रिसर्च लिमिटेड मतलब के रिसर्च लिमिटेड, ठीक है। अब पेमेंट टू एलएमएन कॉलेज, तो यहाँ पे हम लोग को देखना पड़ेगा कि अगर अप्रूव कॉलेज यूनिवर्सिटी, फर्स्ट वाला केस क्या बोलते हैं, अप्रूव रिसर्च एसोसिएशन हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी आई इंस्टीट्यूट हो, तो हमको चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। पेमेंट मेड टू ओपीक्यू कॉलेज दैट इज योर 10 लाख, ठीक है। अब K Research Limited and LMN College are approved research institutes and these payments are to be used for the purpose of scientific research, ठीक है। ये पेमेंट जो है वो किसके लिए यूज किए जा रहे हैं, साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज किए जा रहे हैं। अब यहाँ पर बोल रहे हैं के रिसर्च लिमिटेड और एलिमेंट अप्रूव्ड है, ये अप्रूव्ड है, ये अप्रूव्ड है, ठीक है, इसकी रिडक्शन मिलेगी नहीं, क्योंकि ओपीक्यू कॉलेज अप्रूव्ड नहीं है, इसकी रिडक्शन नहीं मिल रही है। पेमेंट मेड टू नेशनल लेबोरेटरी, तो नेशनल लेबोरेटरी में भी रिडक्शन मिल जाती है। और मशीनरी परचेज फॉर इन हाउस साइंटिफिक रिसर्च, तो इन हाउस साइंटिफिक रिसर्च में मशीन परचेज की गई है, कोई दिक्कत नहीं है, 3514 में मिल जाएगा। सैलरी टू रिसर्च स्टाफ एंगेज इन हाउस रिसर्च फॉर 12 लाख, तो अगर ये क्या बोलते हैं 3 साल पहले तक का ही होगा तो मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये दोनों इन हाउस है, ये इन हाउस है और ये जो है वो इन हाउस है, बाकी ये जो है वो क्या है, आउटसाइडर पेमेंट, ओके। Compute the amount of reduction available under section 35 if he is paying tax under default tax regime, आउटसाइडर वाला नहीं होता है, सिर्फ इनसाइडर वाला अलाउ, and if he has exercised the option of shifting out of default tax regime by VAT, तो यहाँ पर जो है वो क्या हो जाएगा, पूरा अलग। क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान है, इसमें जो मेन बात है वो है कि आपको क्या बोलते हैं, फॉर्मेट जो है वो कैसे रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन आ जाते हैं फॉर्मेटिंग में। इलस्ट्रेशन नंबर 18, पेज नंबर क्या है, 41। कंप्यूटेशन ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ रिडक्शन अंडर सेक्शन 35 फॉर अंडर डिफॉल्ट टैक्स regime, particular particulars
फिर दूसरा आएगा सेक्शन, फिर आएगा अमाउंट, फिर आएगा वेट, कितना एलिजिबल है कि नहीं, और लास्ट में आएगी डिडक्शन अलाउड, कितने डिडक्शन जो अलाउ हुई। ठीक है, सबसे पहले अपन देखेंगे पेमेंट टू के रिसर्च लिमिटेड, पेमेंट टू के रिसर्च लिमिटेड। ठीक है, सेक्शन जो है वो कितने आएगी, तो सेकंड वाला सेक्शन 35(1)(2)(a), 35(1)(2)(a। अमाउंट कितना था बेटा, 20 लाख, और डिडक्शन जो है वो नहीं मिलेगी डिफॉल्ट टैक्स रिजीम के अंदर। यहाँ पर मैं लिखूंगी नॉट अलाउड या नॉट एप्लीकेबल, और यहाँ पर आ जाएगा आपका नेट। उसके बाद था LMN कॉलेज, LMN कॉलेज भी नहीं मिलेगा, 35(1)(2) में भी नहीं मिलेगा। अमाउंट कितना है, 15 लाख, और नॉट एप्लीकेबल, और यहाँ पर आ जाएगा नील। उसके बाद नेक्स्ट है आपका नेशनल लेबोरेटरी, नेशनल लेबोरेटरी को जो पेमेंट हुआ है 35(2)(a), 35(2)(a), 8 लाख, नॉट एप्लीकेबल, और ये है आपका क्या है, नील। मशीनरी फॉर इन हाउस रिसर्च, जो मशीनरी फॉर इन हाउस रिसर्च, तो इन हाउस रिसर्च डिफॉल्ट टैक्स में मिल जाता है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर की सेक्शन है 35(1)(4), और अमाउंट है कितना, 25 लाख, और डिडक्शन आपको 100% मिलने वाली है, तो यहाँ पर मिलेगी आपको 25 लाख। फिर है आपका रिसर्च स्टाफ सैलरी, जो रिसर्च स्टाफ को सैलरी पे गई है, रिसर्च स्टाफ सैलरी, और 35(1)(2), सॉरी, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर इन हाउस रिसर्च है 12 लाख, और 100% डिडक्शन मिलेगी, तो यहाँ पर मिलेगा 12 लाख। तो टोटल डिडक्शन अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, टोटल डिडक्शन डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में आपको मिलेगा 25 + 12। If opted out of default, if opted out of default tax regime, कि डिफॉल्ट टैक्स regime से ऑप्ट आउट कर ले तो क्या होगा, इसको पूरा कर लेते हैं।
पर्टिकुलर सेक्शन अमाउंट सेम चीज चलेगी, वेट और डिडक्शन। बस इस बार जो है प्रोडक्शन दोनों केस में 100% मिल जाए। फिर जो आपका ओपीक्यू कॉलेज है जो कि अनअप्रूव्ड कॉलेज, ओपीक्यू कॉलेज रिसर्च अप्रूव नहीं था, तो उसकी रिडक्शन नहीं मिलेगी, बाकी सब रिडक्शन जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वापस से। पेमेंट टू के रिसर्च लिमिटेड, पेमेंट टू के रिसर्च लिमिटेड। फिर नेक्स्ट है आपका LMN कॉलेज और नेशनल लेबोरेटरी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आ गया है पेमेंट टू के रिसर्च एलिमेंट, ये हो गया। अमाउंट कितना, सेक्शन क्या थी, तो पहले वाले में सेक्शन थी 35(1)(2), सीधा सीधा कॉपी कर लो ऊपर से, क्योंकि हम लोगों ने पूरा लिख लिया, बस अमाउंट जो है वो चेंज हो जाएगा। 35(1)(2) और 35(2)(AA), 20 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 15 लाख और 8 लाख। 100% रिडक्शन मिलेगी, 100% रिडक्शन मिलेगी और 100% रिडक्शन जो है वो मिल जाएगी। तो यहाँ पर आएगा 20 लाख, 15 लाख और 8 लाख। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट लेना है मशीनरी फॉर इन हाउस रिसर्च। मशीनरी फॉर इन हाउस रिसर्च, रिडक्शन सेक्शन ऊपर में लिखा हुआ 35(1)(4), अमाउंट आपका आएगा 25 लाख, 100% रिडक्शन और 25 लाख। और रिसर्च स्टाफ सैलरी, रिसर्च स्टाफ सैलरी 35(1)(1), 35(1)(1), 12 लाख। और यहाँ पर आपका है 100%, तो यहाँ पर आ जाएगा 12 लाख। तो टोटल रिडक्शन यहाँ पर कितनी मिलने वाली है, टोटल कर देंगे अब सबको, तो आपका आ जाएगा 20, 15, 35, 35 और 8, 40, 43 प्लस 5, 48, 48, 58, 68, 70 और 80, 80 लाख रुपीज। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 80 लाख रुपीज। तो फर्स्ट वाले में टोटल डिडक्शन जो मिलेगी वो मिलेगी 37 लाख, और सेकंड वाले में मिलेगी कितनी, 3 लाख। आई होप आई एम क्लियर। ओके, so this is the question number 18 for default क्या बोलते हैं section 35 which is scientific research. Now next we question we have is question number 19. So let's move to question number 19. क्या बोलता है ये, विविथा बायोमेडिकल लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर। ठीक है, विविथा जो है वो एंगेज्ड है किसमें, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ बायोमेडिकल। The following expenses were incurred in respect of activities connected with scientific research. ठीक है, साइंटिफिक रिसर्च में ये खर्चा हो गया। अब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023, लैंड इंकर्ड आफ्टर 1 सितंबर 2022। ठीक है, 1 सितंबर के बाद खर्चा हुआ 10 लाख का। 31 मार्च 2023 को बिल्डिंग खरीदी गई 25 लाख की। 31 मार्च 2023 प्लांट एंड मशीनरी खरीदा गया 5 लाख का।
31 मार्च 2025 खरीदा गया पिछले साल 2,20,000 का रॉ मटेरियल, और करंट ईयर में है रॉ मटेरियल और सैलरी 1,80,000। ठीक है। द बिजनेस वॉज कमेंस्ड ऑन 1 सितंबर 2025। ठीक है, 1 सितंबर को। अब in view of the availability of better plant and machinery, the existing plant and machinery was sold for rupees 8 lakh. So existing plant and machinery on 1 March 2026, तो ये वाली मशीनरी है उसको बेचा गया 8 लाख में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। Discuss the implication for assessment year 26-27 along with the brief computation of deduction permissible under section 35, assuming that necessary conditions have been fulfilled। ठीक है, तो आपको सेक्शन 35 की क्या निकालना है बेटा, डिडक्शन जो है वो निकालनी। अब सेक्शन 35 की डिडक्शन निकालने के लिए आपको सबसे पहले जो है वो रिसर्च देखना पड़ेगा, बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस और आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। सेशन में बात कर रहे हैं फॉर असेसमेंट ईयर 26-27। ठीक है, 26-27 के लिए आपको जो है डिडक्शन जो है वो कैलकुलेट करना। अब यहाँ पर आपको क्या देखना है, तो यहाँ पर आपको देखना है रिसर्च बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस और रिसर्च आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो बिजनेस जो है वो स्टार्ट हुआ है, कब स्टार्ट हुआ है बेटा, वो स्टार्ट हुआ 1 सितंबर 2025। ठीक है, तो ये जो है वो क्या हो गया, बिफोर हो गया। ये भी बिफोर, ये भी बिफोर और ये भी बिफोर, तो ये भी बिफोर है, ये भी बिफोर है, ये भी बिफोर है, और ये जो है वो आफ्टर है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ 31 मार्च 2026 और हमारा करंट ईयर में बिजनेस जो है स्टार्ट। ठीक है, तो ये जो है वो सब क्या बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस होना चाहिए। तो लैंड की डिडक्शन तो ऐसे भी क्या होती है, नॉट अलाउ, और बाकी सब भी अलाउ होगा कब, मैक्सिमम 3 इयर्स पुराना जो है वो क्या हो जाएगा, अलाउ हो जाएगा। तो ठीक है, हम इसको अलाउ कर देंगे। जो रिवेन्यू है वो अलाउ होगा कब, तो रिवेन्यू अलाउ होगा 35(1)(1) के अंदर, और जो कैपिटल है वो अलाउ होगा 35(1)(4) के अंदर। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर दिया है टेक्स्ट बुक में कि जो बिफोर वाला है 35(1)(1) के अंदर और 1(4) के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये, और जो क्या बोलते हैं ये वाला है, सिर्फ ये बायोटेक्नोलॉजी बिजनेस में एंगेज है, इसकी डिडक्शन मिलेगी। एक एक्स्ट्रा सेक्शन बनी हुई है 35(2)(ab), तो यहाँ पर जो इसको अदर वाले जो एक्सपेंसेस है जो आफ्टर कमेंसमेंट है उसकी किसमें मिलेगी, 35(2)(ab) मिलेगी सेक्शन 35(2)(ab) के अंदर। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ डब्बा बनाना है और आंसर लिखना है। तो यहाँ पर आप लिखोगे इलस्ट्रेशन नंबर 19, पेज नंबर जो है वो क्या है 41, कंप्यूटेशन ऑफ डिडक्शन अलाउेबल under section 35, computation deduction allowable under section 35 for assessment year 26-27। ठीक है, deduction allowed under section 35(1)(1) and 35(1)(4, और यहाँ पर डिडक्शन allowed under section 35 2A भी है क्या, हाँ 2AB। ठीक है, तो यहाँ पर आपको डिडक्शन सबसे पहले किसकी बात करते हैं, लैंड। लैंड की तो भैया कभी भी कहीं भी नहीं मिलती है। फिर बात करते हैं किसकी, बिल्डिंग की। तो बिल्डिंग की डिडक्शन आपको मिलेगी 25 लाख रुपए, 35(1)(4) में मिलेगी, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और यहाँ तो आपको नहीं मिलती कैपिटल की। उसके बाद बात करते हैं प्लांट एंड मशीनरी की। तो प्लांट एंड मशीनरी की भी आपको यहाँ मिलेगी 5 लाख रुपए,
और यहाँ पर नहीं मिलेगा 35,140। फिर बात करते हैं रॉ मटेरियल की। तो रॉ मटेरियल की रिडक्शन भी जो है वो आपको वाली जो है मैक्सिमम 3 इयर्स वाली वो आपको यहाँ पर मिलेगी, यहाँ पर नहीं मिलेगी। और रॉ मटेरियल एंड सैलरी, रॉ मटेरियल एंड सैलरी जो कि आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस वो मिलेगी 35,280 में, विच इज 1,80,000। ठीक है, तो टोटल एक्सपेंस कितना हुआ है दोनों साइड में, तो अगर आप देखेंगे टोटल एक्सपेंस अगर हुआ है दोनों साइड में तो वो हुआ है 32,20,000 और इधर हुआ है 1,80,000। ठीक है, तो डिडक्शन अलाउड, डिडक्शन पूरी अलाउ हो जाएगी, डिडक्शन अलाउड टोटल में पूरी हो जाएगी 32,20,000, 32,20,000 अंडर सेक्शन 35। तो यहाँ पे आपको डिडक्शन मिलेगी 1,80,000। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो सिर्फ क्वेश्चन जो है वो साइंटिफिक रिसर्च का जो है वो 2 ही क्वेश्चन है और इसके ऊपर से कोई ज्यादा क्वेश्चन जो है वो नहीं पूछे जाते हैं। बट व्हाट यू नीड टू फोकस ऑन दिस कि क्वेश्चन नंबर 18 हमने सॉल्व किया, बट इसके नीचे आपको नोट लिखना पड़ेगा इस चीज का कि डिफरेंस टैक्स रिजीम में ये चीजों की रिडक्शन नहीं मिलती और यहाँ पर जो है वो मिल जाती है, प्लस अप्रूव वाला भी जो नोट है वो मेंशन करना है। पहला अपना नोट नंबर 1, डिफॉल्ट 115 BAC शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, आउटसाइडर डिडक्शन नॉट अलाउड, आप लोग पूरा लिखेंगे आउटसाइडर डिडक्शन नॉट अलाउड। ठीक है, नोट नंबर 2 जो है वो यहाँ पर आप लिखोगे OPQ कॉलेज नॉट अप्रूव्ड रिसर्च, जो रिसर्च है वो अप्रूव नहीं है। और प्लस आपको लिखना पड़ेगा सेक्शन 35(1)(1) एंड सेक्शन 35(1)(4 इसमें किस चीज की रिडक्शन जो है वो मिलती है, तो आपको प्रोविजन जो है वो लिखना पड़ेगा, तब जाके आपको नंबर मिलेंगे। और एटलीस्ट 4 नोट आपको लिख के आना है, तो एक 35(2) का लिख देना जो ऊपर में डिडक्शन मिली है, इसमें किसकी डिडक्शन मिलती है किसकी नहीं मिलती। ठीक है, तो ये अब ये आंसर जो है वो कंप्लीट है, उसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ बेसिक जो है वो एक टाइम के नोट जो है वो आना। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं 19। 19 में भी हमने आंसर निकाले, आंसर आंसर तो आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा इसके बारे में 35(1)(1। तो आपको ना तीनों सेक्शंस लिखनी पड़ेगी। पहली बात तो सेक्शन 35(1)(1 and 35(1)(4 which is research before and after commencement of business both, research before and after commencement of business। ठीक है, आपको ये जो है वो बताना पड़ेगा, प्लस सेक्शन 35(2)(a)(b मैन्युफैक्चरिंग एंड और बायोटेक्नोलॉजी बिजनेस, बायोटेक बिजनेस उसकी रिडक्शन है वो भी बतानी पड़ेगी, क्योंकि इन्हीं सेक्शंस के अंदर जो है वो क्या मिला आपको रिडक्शन मिला। तो ये दोनों सेक्शन को आपको थोड़ा सा क्या बोलते हैं डिटेल में स्टेट करना है, ब्रीफली स्टेट नहीं करना है। ऊपर वाले क्वेश्चन एक लाइन में देके खत्म कर दिया, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी आंसर जो है वो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है, तो आपको सिर्फ 1-2 लाइन में नोट देके खत्म करना है। बट यहाँ पर आपको थोड़ा सा ब्रीफ जो है वो देना पड़ेगा, क्वेश्चन में जो थोड़ी डिटेल है उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है,
तो कुछ नहीं, बस यही दोनों सेक्शन जो हम लोगों ने पढ़े हुए हैं उसको आपको ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग इसको अच्छे से पढ़ते हैं, अभी तक आप प्लीज अच्छे से पढ़िएगा और आगे जो है वो हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बट उससे पहले एक चीज मैं आप लोग को और बताना चाहती हूँ, एक चीज बच गई है इसमें। एक चीज का हम लोगों ने वो नहीं पढ़ा है, क्या? ट्रीटमेंट सेल ऑफ एसेट। सेल ऑफ एसेट without use in other business, without use in other business. If asset is sold above cost, then ठीक है कि अगर एसेट जो है वो सेल हो गई है अबव कॉस्ट के ऊपर, तो उस केस में दो केस होते हैं यहाँ पर, पीजीबीपी टैक्सेबल होता है और कैपिटल गेन होता है। तो पीजीबीपी में कहाँ टैक्स लगेगा? पहला बोलता है डिडक्शन क्लेम्ड इन पीजीबीपी और सेकंड है आपका सेल वैल्यू विच एवर इज लोअर। रिडक्शन क्लेम्ड कितना था? तो एसेट की कॉस्ट थी कितनी बेटा? 5 लाख, तो 5 लाख लेंगे। सेल वैल्यू कितनी है? 8 लाख। 8 लाख में तो देखते हैं 8 लाख विच एवर इज लोअर, तो विच एवर इज लोअर इज इक्वल्स टू 5 लाख। ये टैक्सेबल होगा पीजीबीपी में। अब बात करते हैं कैपिटल गेन की, तो यहाँ पर डिफरेंस टैक्सेबल होगा। डिफरेंस इज टैक्सेबल विच इज सेल वैल्यू माइनस कॉस्ट। तो सेल वैल्यू कितनी है? 8 लाख, कॉस्ट कितनी है? 5 लाख, डिफरेंस कितना हो गया? 3 लाख। तो 3 लाख क्या बन जाएगा आपका? कैपिटल गेन। दिस इज योर क्या बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सेल ऑफ एसेट विदाउट यूजिंग अदर बिजनेस। जब आपका अदर बिजनेस के बिना आप यूज सेल कर देते हो तो उस केस में क्या ट्रीटमेंट है, ठीक है। तो अगर आप लोग आगे नहीं समझ आए तो आप इसको वापस से एक बार देख लेना। और एक चीज मैं और बोलना चाहती हूँ लास्ट में कि आपको यहाँ पर एक्चुअल में मैंने अगर 8 लाख का एसेट सेल किया है तो 5 लाख तो क्या बोलते हैं पीजीबीपी का, 5 लाख तो क्या है पीजीबीपी, मतलब पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा और 3 लाख कैपिटल गेन में, तो टोटल 8 लाख पूरा टैक्सेबल हो रहा है। बस जो हेड ऑफ टैक्सेबिलिटी है ना वो अलग है, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर। So thank you everyone and I hope you guys are happy. If you have any queries then you can comment down.